नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चैनल पर। आज के वीडियो में मैं आपको छायावाद के आधार स्तंभ जयशंकर प्रसाद जी की एक कविता है पेशोला की प्रतिध्वनि। ये कविता मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। मैं आपको लाइन बाय लाइन कविता एक्सप्लेन करूँगी। थोड़ी सी बड़ी कविता है और थोड़े से कठिन शब्दों का भी आपको यहाँ पे प्रयोग दिखाई देगा, लेकिन आप निश्चिंत रहें, वीडियो में अंत तक बने रहें। आपको कविता निश्चित तौर से मैं समझा दूँगी और आपको समझ भी आ जाएगी। तो बिना समय ज़ाया किए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले तो समझिए पेशोला की प्रतिध्वनि, इसका अर्थ क्या है, क्योंकि अगर आपको शीर्षक ही नहीं समझ आएगा तो आप आगे कविता क्या ही समझेंगे। तो यहाँ पर एक शब्द आया है पेशोला, जो कि आपने नहीं सुना होगा इससे पहले, और कोई परेशान होने की भी बात नहीं है, क्योंकि ये शब्द बहुत लोगों के लिए नया हो सकता है। मैंने अपने समय में जब ये कविता पढ़ी थी तो मेरे लिए भी ये शब्द नया था। अब समझिए इसका अर्थ क्या है। ये पेशोला जो है, ये पेशोला शब्द जो है इसका विकृत रूप है पिछोला, वहाँ से ये बना है पेशोला। अब पिछोला क्या है? पिछोला एक झील है, और ये झील कहाँ पे पड़ती है? ये मुख्य रूप से उदयपुर कहाँ पे पड़ता है? राजस्थान में। वहाँ की एक प्रसिद्ध झील है और साहित्य में काफ़ी प्रयोग किया गया है इस झील का नाम। अब समझिए यहाँ पर पेशोला का नाम क्यों प्रयोग किया गया है। यहाँ पर पेशोला की प्रतिध्वनि यानी कि पेशोला झील से कुछ आवाज़ आ रही है। क्या आवाज़ आ रही है, उसी पर आधारित है ये कविता। तो जयशंकर प्रसाद जी की ये कविता, जिसका शीर्षक है पेशोला की प्रतिध्वनि। इसमें महाराणा प्रताप, जिनका नाम आप सभी ने सुना होगा, उनकी वीरता, उनका यशोगान आप सब ने सुन रखा है। तो महाराणा प्रताप के उत्तराधिकारी की आस का यहाँ पे वर्णन दिखाई देता है। पेशोला से बार बार यही प्रतिध्वनि आ रही है। महाराणा प्रताप के पश्चात उदयपुर साम्राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा, राजगद्दी पर कौन बैठेगा, और जनता का संरक्षण कौन करेगा, जैसे महाराणा प्रताप ने किया था। तो ये है मोटे तौर पर इस कविता का सार तत्व। तो पेशोला की प्रतिध्वनि जो है एक आख्यान गीत है, जो जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा जो एक काव्य संग्रह लिखा गया है, आप सभी परिचित होंगे, लहर, उसमें ये संकलित है। ये मैंने आपको इसलिए बताया, और इसका प्रकाशन वर्ष भी आपको पता होगा। सन 1933 में ये काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ था। और ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि जब आप सप्रसंग व्याख्या करेंगे, अगर आपसे पूछा जाएगा इस कविता से कोई पद्यांश देकर कि सप्रसंग व्याख्या कीजिए, तो आपको संदर्भ में ये चीज़ बतानी चाहिए कि ये कविता कहाँ से, किस काव्य संग्रह से संकलित है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं ऊपर से, जो आपको पता होनी चाहिए थे, मूलभूत तथ्य इसके। अब आ जाते हैं कविता पर। तो जयशंकर प्रसाद जी लिखते हैं कि अरुण करुण बिंब, वह निर्धूम भस्म रहित ज्वलन पिंड, विकल विवर्तनों से विरल प्रवर्तनों में श्रमित नमित सा, पश्चिम के व्योम में है आज निर्वलंब सा, आहूतियाँ विश्व की अजस्त्र से लुटाता रहा, सतत सहस्त्र करमाला से, तेज ओज वलजो वदंतता कदम्ब सा। अब आ जाइए इसके अर्थ पर। तो यहाँ पर अरुण का अर्थ होता है लाल। तो अस्त होता हुआ सूर्य भी लाल होता है, और उदय होता हुआ भी सूर्य लालिमा लिए हुए होता है। लेकिन यहाँ पर अस्त होते सूर्य की बात हो रही है, क्योंकि महाराणा प्रताप की अब मृत्यु हो चुकी है। तो सूर्य अस्त हो चुका है। अब उनकी प्रतिभा से आप भली भांति परिचित होंगे, तो उनकी मृत्यु होना सूर्य अस्त होने के समान ही यहाँ पर मान रहे हैं जयशंकर प्रसाद जी। निर्धूम का अर्थ होता है धुएं से रहित। और इसके बाद में अगला जो शब्द आया है श्रमित, इसका अर्थ होता है थका हुआ। इसके बाद में अगला शब्द आया है निर्वलंब सा, इसका अर्थ होता है बेसहारा, निराधार, यानी कि जिसका कोई सहारा ना हो, जो निराधार हो। तो यहाँ पर कह रहे हैं जयशंकर प्रसाद जी कि सूर्य अब अस्त हो चुका है, यानी कि सूर्य का लाल प्रकाश जो है अब मंद हो गया है, अर्थात अब संध्या हो गई है, सायंकाल का समय हो गया है। सूर्यमंडल धूम रहित होकर जल रहा है। ऐसा लगता है मानो अनेकों परिवर्तनों के कारण, अनेकों बदलावों के कारण, व्याकुल और चक्कर खाने के कारण वो सूर्य जो है वो शांत हो गया है। लिखा है ना, विकल विवर्तनों से विरल प्रवर्तनों में। ऐसा हुआ है कि वो अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि थक गया है, और थकान के कारण वो अब अस्त होने जा रहा है, और निरंतर उसकी रोशनी जो है वो मंद पड़ती चली जा रही है। आगे श्रमित नमित सा, यानी थका हुआ सा, पश्चिम के व्योम में, यानी कि पश्चिम दिशा में वो अस्त हो रहा है। आज निर्वलंब सा, यानी निर्वलंब का अर्थ मैंने क्या बताया था, बेसहारा, निराधार, अब उसका कोई सहारा नहीं है। ढलता हुआ सूर्य जो है, अस्त होता हुआ सूर्य जो है, वो ऊर्जा का प्रतीक तो नहीं माना जाता है।
उदय होते सूर्य को हम ऊर्जा का सकारात्मक भाव का प्रतीक मानते हैं, लेकिन अस्त होते हुए सूर्य को ऊर्जा का प्रतीक नहीं मानते हैं। तो यहाँ पर वही स्थिति है कि वो बेसहारा सा, निराधार सा महसूस हो रहा है। या फिर कह सकते हैं इस तरह से भी, उसका दूसरा अर्थ ले सकते हैं कि महाराणा प्रताप की मृत्यु के पश्चात उनका जो साम्राज्य है, वहाँ की जनता जो है वो अब बेसहारा, निराधार हो गई है। आगे लिखा है, आहुतियाँ विश्व की अजस्त्र से लुटाता रहा। समझिए, जिस सूर्य ने, महाराणा प्रताप ने, दोनों अर्थ आप लेकर चलेंगे। एक तो सूर्य जो कि सुबह उदय होता है पूर्व दिशा से और फिर शाम को पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता है, लेकिन सारे ही दिन वो इस संसार को अपनी रोशनी से, अपनी ऊर्जा से ऊर्जावान करता रहता है, सकारात्मक भाव का संचार करता रहता है। थक हार कर वो सायंकाल को, शाम को पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता है, डूब जाता है। तो यहाँ पर अब महाराणा प्रताप के प्रतीकात्मक अर्थ में समझेंगे तो महाराणा प्रताप ने अपने बल से, अपनी ताकत से, अपनी शक्ति से सदैव जनता की रक्षा की, संरक्षण किया, सदैव जनता की रक्षा की, अपने राज्य का संरक्षण किया, राज्य का विस्तार किया। वो महाराणा प्रताप रूपी सूर्य आज अस्त होने जा रहा है। ये सूर्य कभी विश्व की निरंतर आहुतियाँ ग्रहण करता था। वह अपनी हजारों किरणों की माला से, लिखा है ना, सतत सहस्त्र कर माला से, हजारों किरणों की माला से कदम्ब वृक्ष के समान। कदम्ब का वृक्ष तो आपने देखा ही होगा, बहुत ही सुंदर फल होता है कदम्ब का, सर्च करके देखिएगा, लालिमा लिए हुए और उसमें नारंगीपन भी होता है और वो बहुत चमकता है, अपनी ओर आकर्षित सा करता है। तो यहाँ पर समझिए, तो जो सूर्य है वो अपनी हजारों किरणों की माला से कदम्ब वृक्ष के समान, रूपक दिया गया है प्राकृतिक रूपक, तो कदम्ब वृक्ष के समान तेज, ओज और शक्ति का उदारता पूर्वक दान करता रहा है। तो ये है इस पद्यांश का अर्थ। और आप निरंतर इस पूरी ही कविता में प्राकृतिक उपमान दिए गए हैं, उनकी तुलना करते हुए चलेंगे किससे? महाराणा प्रताप जी से। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है, पेशोला की उर्मियाँ हैं शांत घनी छाया में। पेशोला तो मैंने आपको बताया ही, झील है, उसकी उर्मियाँ जो लहर उठती हैं वो अब शांत हैं। क्यों शांत हैं? क्योंकि महाराणा प्रताप की मृत्यु हो चुकी है। तट तरु है चित्रित तरल चित्र सारी में। यहाँ पर अर्थ निकल रहा है कि जो झील है, नदी है, उसके इर्द गिर्द यानी कि उसके तट पर, नदी के तट पर जो वृक्ष खड़े हुए हैं, उनके चित्र किस पे बन रहे हैं? यानी कि प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है पेशोला की उर्मियों पर, जो कि अब शांत हैं। यानी कि पेशोला का जो पानी है उस पर उनका चित्र बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। झोपड़े खड़े हैं बने शिल्प से विषाद के। अब झोपड़े से यहाँ पर तात्पर्य महल का भी आप ले सकते हैं। तो जो पेशोला है, तो जो पेशोला झील है उसके इर्द गिर्द जो झोपड़े, घर इत्यादि बने हुए हैं और उनमें बहुत ही बेहतर शिल्प और नक्काशी हुई है, उनका भी प्रतिबिंब किस पर पड़ रहा है? पेशोला के जल पर पड़ रहा है। लेकिन अब वे विषाद से दिखाई दे रहे हैं, यानी कि दुखी दिखाई दे रहे हैं। क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि महाराणा प्रताप की मृत्यु हो चुकी है। तो उनकी मृत्यु से संपूर्ण साम्राज्य दुखी है, विषाद से भरा हुआ है। दग्ध अवसाद से, दग्ध का अर्थ होता है जले। इसके बाद में आगे लिखा है, धूसर जलद खंड भटक पड़े हों जैसे विजन अंत में। इसके बाद इसको आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या अर्थ निकल रहा है, अब इस पर आ जाइए। धूसर का अर्थ क्या होता है? आप सभी को पता होगा, धूल के रंग का, तो उसको धूसर कह दिया जाता है। तो पेशोला की लहरें जो अब शांत हैं, क्यों शांत हैं मैंने आपको बताया। तो उन लहरों के ऊपर पेशोला के तट पर खड़े ऊंचे ऊंचे वृक्षों की छाया पड़ रही है, उनका प्रतिबिंब बन रहा है। तो नदी जल में वृक्ष की छाया पड़ने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो वे तरल चित्रसारी में चित्रित किए गए हों। तट पर अनेकों झोपड़े भी हैं, यानी कि अनेकों घर इत्यादि भी बने हुए हैं। तो झोपड़े दुख से जले हुए विषाद खंडरों के समान, तो झोपड़े जो हैं वो दुख से जले हुए विषद खंडरों के समान प्रतीत हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। इनकी दशा जो है वो दयनीय है। तो पेशोला का जो बड़ा सा विशाल तट है उस पर दूर दूर हुई झोपड़ियाँ, यानी दूर दूर हुई से तात्पर्य है दूर दूर झोपड़ियाँ स्थापित हैं, बनी हुई हैं। तो वे ऐसी प्रतीत हो रही हैं कि मानो आकाश में, यानी कि विजन में, लिखा है ना विजन में, तो आकाश की अनंतता में, आकाश में धुंधले मेघ खंड जैसे बिखर गए हों। अब आपने कभी आकाश में ज़रूर देखा होगा कि छोटे छोटे बादल के टुकड़े बिखरे हुए हैं, तो वही स्थिति यहाँ पर प्रतीत हो रही है झोपड़ियों को देखकर। आगे लिखते हैं जयशंकर प्रसाद जी कि कालिमा विखरती है संध्या के कलंक सी, दुदुम्बी मृदंग तुर शांत स्तब्ध मौन है। ये सारे
ये सारे वाद्य यंत्र हैं जो युद्ध इत्यादि के समय बजाए जाते हैं। तो वे सभी अब शांत, स्तब्ध और मौन हैं, क्योंकि अब महाराणा प्रताप की तो मृत्यु हो चुकी है। इसके बाद आगे लिखा है, फिर भी पुकार सी है गूंज रही व्योम में। फिर भी व्योम में यानी कि इस आकाश में एक पुकार सी आवाज़ गूंज रही है जो पिशोला से उठ रही है। कौन लेगा भार यह, कौन विचलेगा नहीं, यानी महाराणा प्रताप के पश्चात उनके साम्राज्य का उत्तराधिकारी कौन बनेगा, कौन उनकी तरह इस देश का संरक्षण करेगा, जनता का संरक्षक बनेगा। कौन लेगा भार यह, कौन विचलेगा नहीं, बिना विचलित हुए, बिना डरे, बिना घबराए। दुर्बलता इस अस्थिमांस की, ठोक कर लोहे से, परख कर वज्र से। प्रल्योल का खंड के निकस पर कसकर, चूर्ण अस्थि पुंज सा, हंसेगा अट्ठास कौन। साधना पिसाचों की बिखर चूर चूर होके, धूल सी उड़ेगी किस दृप्त फूतकार से। अब आ जाइए इसकी व्याख्या पर। इस संपूर्ण पद्यांश में ही महाराणा प्रताप के उत्तराधिकारी के बारे में चर्चा हो रही है कि अब उनके बाद इस साम्राज्य का भार कौन लेगा, यहाँ पर कौन बिना विचलित हुए वज्र के समान, लोहे के समान दृढ़ निश्चय के साथ में खड़ा रहेगा सदैव संरक्षण के लिए, इस क्षेत्र के, इस देश के रक्षण के लिए। तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं कि जैसे जैसे सूर्य डूबता जा रहा है पृथ्वी पर, वैसे वैसे अंधकार बढ़ता चला जा रहा है, कालिमा चारों ओर बिखर रही है। सायंकाल का, संध्या का समय जैसे जैसे होता जा रहा है, सूर्य जैसे जैसे अस्त होता जा रहा है। तो ये अंधकार संध्या के समय यानी शाम के समय सुनहरे तथा सुंदर वातावरण के लिए एक कलंक के समान हो गया है। अब समझिए, संध्या का समय सुनहरा माना जाता है, सुंदर माना जाता है, लेकिन कब? जब आपके संरक्षण में कोई मौजूद हो। जब आपका कोई संरक्षण करने के लिए मौजूद ना हो तो आपके लिए रात का समय, रात का अंधेरा काफ़ी भयावह, काफ़ी डरावना बन जाता है। यही स्थिति यहाँ पर है, क्योंकि अब देश के संरक्षण के लिए कोई शासक मौजूद नहीं है। महाराणा प्रताप की मृत्यु हो चुकी है। तो चारों ओर जो है मौन छाया हुआ है, शांति छाई हुई है, चारों ओर सब कोई स्तब्ध है, सब कोई शांत है। तो इस स्तब्ध तथा मौन वातावरण को भंग करती हुई एक पुकार संपूर्ण वातावरण में गूंज रही है। पेशोला से एक प्रतिध्वनि आ रही है। इस मौन वातावरण में पेशोला के तट पर महाराणा प्रताप का स्वर गूंज रहा है। समझिए, जो पेशोला से प्रतिध्वनि आ रही, आवाज़ आ रही है, वो पेशोला की अपनी आवाज़ नहीं बल्कि महाराणा प्रताप की आवाज़ है। वो स्वयं चिंतित हैं कि अब इस देश का संरक्षण कौन करेगा। इसके बाद में जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि दुर्बलता इस अस्थिमांस की, ठोक कर लोहे से, परख कर वज्र से। समझिए, तो कौन व्यक्ति है, कौन ऐसा है जो लोहे और वज्र के समान दृढ़ निश्चय के साथ में इस देश का संरक्षण करेगा, इस देश का रक्षण करेगा। इसके बाद में प्रल्योल का खंड के निकस पर कसकर, चूर्ण अस्थि पुंज सा, हंसेगा अट्ठास कौन। साधना पिशाचों की विखर चूर चूर होके, धूल सी उड़ेगी किस दृप्त फूतकार से। तो प्रलयकालीन उल्का के खंडों की कसौटी पर कसकर अपनी हड्डियों की चूर्ण राशि पर हंसते हुए इसकी रक्षा का भार कौन लेगा, यानी अपनी जान की परवाह किए बगैर, अपनी जान की बाजी लगाते हुए इस देश का संरक्षण कौन करेगा, इसकी रक्षा का भार कौन लेगा। तो ऐसा कौन व्यक्ति होगा जिसके क्रोध से उत्पन्न अग्नि, यानी कि जिसके क्रोध से उत्पन्न अग्नि की फूतकार से, यानी कि क्रोधाग्नि की फूतकार से राक्षसों की साधना चूर चूर हो जाएगी, अर्थात उनके षड्यंत्रों को नष्ट कौन करेगा। तो यहाँ पर पिशाचों से तात्पर्य राक्षसों से है, और वे राक्षसों से तात्पर्य उन दुश्मनों से है जो महाराणा प्रताप के पश्चात इस देश का नाश करने के लिए तैयार होकर बैठे हैं, सज्ज होकर बैठे हैं। तो कौन भार लेने के लिए तैयार है, वह गूंजती हुई ध्वनि बार बार यही पूछ रही है। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखते हैं जयशंकर प्रसाद जी कि कौन लेगा भार यह, जीवित है कौन। वही जो प्रतिध्वनि आ रही है पेशोला से, वही बार बार प्रश्न कर रही है कि, तो वही प्रतिध्वनि बार बार पुकार करके पूछ रही है सबसे कि उनके स्थान पर, महाराणा प्रताप के स्थान पर अब कौन उनका उत्तराधिकारी होकर आज़ादी संबंधी दायित्व का निर्वाह करेगा। तो सच्चे अर्थों में आज मेवाड़ में कौन जीवित है। सांस चलती है किसकी, कहता है कौन ऊंची छाती कर, मैं हूँ मेवाड़ में। यानी कौन है जो इतना साहस रखता है मेवाड़ की रक्षा
करने के लिए साहसपूर्वक आकर सामने से कह सकता है, ये दायित्व लेने के लिए तैयार है कि मैं हूँ मेवाड़ की रक्षा के लिए खड़ा हुआ। अरावली श्रृंग सा समुन्नत सिर किसका, बोलो कोई बोलो अरे क्या तुम सब मृत हो। तो बार बार वही प्रतिध्वनि यही प्रश्न कर रही है कि अरावली की भांति कौन अपना सिर ऊंचा करके कह सकता है कि देश की स्वतंत्रता को वह झुकने नहीं देगा। बोलो कोई तो बोलो, क्या तुम सभी मृत हो, क्या तुम सभी अंदर से मर चुके हो। तो इस तरह का प्रश्न निरंतर वो प्रतिध्वनि कर रही है, सबसे पूछ रही है। आगे लिखते हैं वे कि आह इस खेवा की, खेवा का अर्थ होता है नाव, तो आह इस खेवा की कौन थमता है पतवार ऐसे अंधर में, यानी कि अब इस नाव की पतवार कौन थामेगा इन विपरीत परिस्थितियों में, लिखा है ना अंधर में, तो इन विपरीत परिस्थितियों में अब देश का संरक्षण कौन करेगा। अंधकार पारावार गहन नियत सा, उमड़ रहा है ज्योति रेखाहीन शुभ्ध हो, खींच ले रहा है काल धीवर अनंत में, सांस सिफिर सी अटकी है किसी आस में। तो यहाँ पर सिफिरी सी का अर्थ होता है मछली के समान, सिफिरी का अर्थ होता है मछली। तो यहाँ पर फिर से एक उपमान दिया गया है और निरंतर प्राकृतिक उपमान आपको इस कविता में देखने को मिल ही जाएंगे। और इसके बाद में धीवर का अर्थ होता है जो नाविक होता है, नाव चलाने वाला, उसको धीवर कहा जाता है। तो पेशोला से उठने वाली पुकार प्रतिध्वनि निरंतर पूछ रही है और कह रही है कि इन विपरीत परिस्थितियों में, इन विकट परिस्थितियों में इस नाव रूपी देश को कौन संभालेगा, कौन इस पतवार को संभालेगा, कौन इसको सही दिशा में ले जाएगा। अंधकार पारावार गहन नियत सा उमड़ रहा है। तो यहाँ पर कह रहे हैं जयशंकर प्रसाद जी कि चारों ओर जो अंधकार फैल रहा है वो दो अर्थ लिए हुए है। एक तो अंधेरा होता चला जा रहा है, सायंकाल का समय है, रात्रि होती चली जा रही। दूसरा, इस साम्राज्य के लिए अंधकार होता चला जा रहा है, यानी अब इसके अच्छे दिन समाप्त होते जा रहे हैं। सूर्य अस्त हो चुका है सही मायनों में, यानी कि अब लोगों के अच्छे दिन खत्म होते जा रहे हैं, यानी कि अब लोगों की जिंदगी में भी नकारात्मकता का संचार होता जा रहा है। तो अंधकार जो है दो अर्थ लिए हुए होता है। तो अंधकार जो है यहाँ पे दो अर्थ लिए हुए हैं। एक तो शाम का समय है, अंधेरा होता चला जा रहा है। दूसरा मैंने आपको अभी बताया। तो यह अंधकार का सागर प्रतिक्षण गहरा और गहरा होता चला जा रहा है। तो ये सब नियति का यानी कि भाग्य का निष्ठुर खेल है, जिसके कारण कोई भी इस देश की पतवार थामने को तैयार नहीं है। इतना साहस किसी में नहीं है जो आकर देश का संरक्षण करने के लिए साहसपूर्वक कहे कि मैं इस देश के संरक्षण के लिए तैयार हूँ। तो इस वजह से निराशा की रेखाएं जो हैं वो निरंतर भयंकर और भयंकर होती चली जा रही हैं। इसके बाद लिखते हैं कि खींच ले चला है काल धीवर अनंत में, सांस सिफिर सी अटकी है किसी आशा में। तो यहाँ पर काल रूपी धीवर जो है यानी कि मृत्यु रूपी जो मछुआरा है वो राणा प्रताप को, महाराणा प्रताप को अनंत की ओर यानी कि मृत्यु लोक की ओर खींचे ले जा रहा है। लेकिन उनकी सांस, किसकी सांस, महाराणा प्रताप की सांस जो है मछली की भांति इसी आशा में निरंतर अटकी हुई है कि शायद कोई उत्तराधिकारी के रूप में कह दे कि मेवाड़ की, इस देश की रक्षा के लिए वह खड़ा है, तैनात है। तो यह आशा निरंतर उनके मन में बसी हुई है। तो अंतिम पैराग्राफ है इस कविता का कि आज भी पेशोला के तरल जल मंडलों में वही शब्द घूमता सा गूंजता विकल है, किंतु वह ध्वनि कहाँ, गौरव की काया पड़ी माया है प्रताप की वही मेवाड़, किंतु आज प्रतिध्वनि कहाँ। तो महाराणा प्रताप के निराशा भरे शब्द आज भी पेशोला के जल में, पेशोला के जल चक्रों में, जल मंडलों में घूम रहे हैं। वो आवाज़ आज भी आ रही, उनकी ये ध्वनि जो है वो अब विकल दिखाई दे रही है, व्याकुल दिखाई दे रही है। लेकिन गौरवशाली मेवाड़ में, जिसको गौरव किसने दिलाया था, गौरवशाली किसने बनाया था, महाराणा प्रताप ने बनाया था, उनके शब्दों का गूंज नहीं है। यानी कि कोई उनका उत्तराधिकारी उनके प्रकार मेवाड़ का संरक्षण करने वाला सामने आकर साहस के साथ में नहीं खड़ा हुआ है। तो यहाँ पर भाव ये निकल रहा है कि मेवाड़ दुर्ग के प्रकोष्ठों में विलासिता के कारण, यानी अब चारों ओर भोग विलास का माहौल बन गया है, तो विलासिता के कारण महाराणा प्रताप के शब्द भी अब खो गए हैं। अब वो ध्वनि वहाँ पर नहीं आती है, लेकिन पेशोला के जल पर आज भी वे तरल रूप में तैर रहे हैं,
उन उर्मियों के मध्य वो ध्वनि आज भी बह रही है। तो यहीं पे ये कविता समाप्त होती है। बाकी अगर कोई डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी कुछ अन्य बिंदु आप नोट करना चाहें तो इस संपूर्ण कविता में ही देशभक्ति और देश प्रेम का भाव निहित है। साथ ही साथ ओज गुण इस कविता में विद्यमान है और ये कविता वीर रस से युक्त है। इसके बाद में प्राकृतिक उपमानों का सुंदर प्रयोग यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा किया गया है। तो ये कुछ अन्य बिंदु थे जो आप नोट कर लीजिएगा। वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।